बड़ी खबर का रुख करेंगे दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और कुछ ही वक्त में चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीट पर वोटिंग है। 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और इससे पहले कुछ ही वक्त में चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। ये बड़ी और अहम खबर। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है और इनमें कई अहम सीटें भी हैं। खुद राहुल गांधी वायनाड से प्रत्याशी हैं, सबसे हॉट सीट अरुण गोविल की सीट। इसके अलावा शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। कोटा से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला प्रत्याशी हैं। कई हॉट सीट्स जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं और कई बड़े नेताओं की साख भी दांव पर। 1 घंटे में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत होगी प्रत्याशियों को। 13 राज्यों की सीटें, जहां असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, बिहार में ज्यादातर हिस्से जो सीमांचल के हैं। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटें, कर्नाटक में 14 है, केरल में सभी 20 लोकसभा सीटों पर और मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 8, उत्तर प्रदेश में 8 सीटें, राजस्थान में बाकी बची हुई 13 सीटें और इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर वोटिंग होगी और इस चरण के साथ ही राजस्थान और केरल में सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। असम में बात की जाए तो 3 अहम सीटें, करीमगंज, सिलचर, नौगांव। बिहार में 4 सीटों पर 5 सीटों पर वोटिंग। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। अखिलेश सोलंकी राजधानी भोपाल से कनेक्ट हैं, अक्षर आय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी मुंबई से कनेक्ट हो गए। अखिलेश, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में भी कई अहम सीटें और कई बड़े चेहरों का जो कहा जाए साख उनकी दांव पर है। किस तरह से लड़ाई दिख रही है, क्योंकि सभी सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। बिल्कुल आयुष, एक अपडेट मैं कर दूं, जो कि पहले बसपा कैंडिडेट के देहांत के कारण बैतूल का चुनाव था वो तीसरे चरण में होगा, यानी कि सेकंड फेज में अब कुल 6 सीटों पर चुनाव है और 6 सीटों में जो सबसे बड़े 2 चेहरे हैं, वीरेंद्र खटीक जो कि टीकमगढ़ से हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं खजुराहो से वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। और खजुराहो वही सीट है जहाँ से इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना था, लेकिन सपा के कैंडिडेट जो है उनका पर्चा खारिज होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता हैं केबी प्रजापति, उनको इंडिया अलायंस ने अपना एक तरह से प्रतिनिधि वहाँ पर बनाया है। तो 2 रोचक सीटें यहाँ से हैं। इसके अलावा रीवा और सतना जो है, जो कि बहुत टफ बताई जा रही है, रीवा और सतना जो है कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं। और रीवा ऐसी सीट है जहां पर बसपा लोकसभा चुनाव जीत चुकी है मध्य प्रदेश में, यानी कि वहां पे कोई भी जीत सकता है। और सतना जो है, जो मौजूदा सांसद हैं गणेश सिंह, उनका विरोध कुछ है, इस तरह की खबरें हैं, यानी कि कांग्रेस के लिए कुछ स्लाइट चांस वहां पर भी बनते दिख रहे हैं। दमोह जो है एक तरफा मुकाबले की तरफ दिख रहा है। तो कई सीटें हैं, 6 सीटों का जहाँ तक मैं जिक्र कर रहा हूँ। होशंगाबाद की जो सीट है, यहाँ पर संजय शर्मा जो कि बहुत बड़े विधायक हुआ करते थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन चुनाव हार गए थे, वो चुनावी मैदान में है। और दर्शन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं पहली दफा। तो बड़ा रोचक मुकाबला वहाँ भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम मान रहे हैं कि रीवा और सतना में करीबी मुकाबला, बाकी जो 4 सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी अपर हैंड पे फिलहाल दिख रही है। प्रचार की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं और तीसरे चरण के प्रचार के लिए शाम 7:15 बजे भोपाल भी पहुंच रहे हैं। आयुष। बिल्कुल अभिषेक, अमरावती में कुछ ही वक्त पहले एक तरफ राहुल गांधी थे, दूसरी तरफ अमित शाह ने भी लोगों को संबोधित किया। कितनी लड़ाई अहम हो जाती है महाराष्ट्र की और अमरावती नांदेड़ को लेकर भी, अगर दर्शकों को और आप बताएं डिटेल्स। और बिल्कुल देखिए, दूसरे फेज में महाराष्ट्र में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 8 सीटों में सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही है वो मानी जा रही है अमरावती, क्योंकि अमरावती में नवनीत राणा जो जाहिर सी बात आपने देखा होगा, इसके पहले इंडिपेंडेंट यानी अपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ी थी और जीत कर आई थी और लगातार सपोर्ट उन्होंने बीजेपी को किया था। लेकिन जैसे 5 साल लगातार सपोर्ट बीजेपी करते हुए उनका एक बड़ा मुद्दा हो गया कि हनुमान चालीसा को लेकर, जिससे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने हनुमान चालीसा वाला एक जो मुहिम चलाई और जिसके से सफल रही, यही कारण रहा है कि उनको बीजेपी ने अपने खेमे में लिया, बीजेपी में पार्टी में शामिल करवाया और बीजेपी ने टिकट उनको दिया है। तो जाहिर सी बात है, आज अभी अमरावती से अमित शाह खुद उनका चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि तमाम दिग्गज यहां पर अमरावती में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अमरावती की जो सीट खासतौर से बताऊं अगर, तो कहीं न कहीं एक उतनी आसान नहीं, क्योंकि लड़ाई 3 तरफ से हो गई है। एक कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी तगड़े बताया जा रहे हैं। दूसरा जो महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं बच्चू कडू, जो कि अपक्ष आमदार हैं, विधायक हैं यहाँ पे प्रहार संगठन से, उनकी तरफ से भी
जो बीजेपी की बागी एक नेता है उनको खड़ा किया गया है। तो कहीं की लड़ाई जो तीन तरफा हो गई है और कहीं न कहीं इस तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरह से होगा। जहां तक देखिए पूरे 8 सीटों की बात मैं कर रहा हूं, वर्धा से बात कर लें, वर्धा से रामदास तड़स जो है वह फिर तीसरी बार अपनी यहाँ पे भाग्य आजमा रहे हैं। तीसरी बार उन्हें लग रहा है कि फिर से वो जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी कांग्रेस और तमाम लोग जो महाविकास आघाड़ी है वह लगातार यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं इस बात बताना चाहूंगा, देखिए वर्धा या फिर जो पूरे विदर्भ की बात करें, विदर्भ में लगातार बीजेपी ये कह रही है कि उनकी तरफ से एक भी सीट किसी को नहीं जाएगी, यानी पूरी की पूरी सीट विदर्भ में बीजेपी के खाते में आएगी, यानी एनडीए खाते में आएगी, ऐसा कहना। लेकिन वहीं महाविकास आघाड़ी कह रही है कि पूरी की पूरी सीटें हमारे पास आएगी। देखिए इस बार जो लड़ाई दिलचस्प इस बात को लेकर हो रही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी वर्सेज एनडीए हो रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि तमाम पार्टियां चुनाव अलग लड़ा करती थी। हालांकि इंडिपेंडेंट हैं, लोकल कुछ पार्टियां हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वह महाविकास आघाड़ी के साथ है, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है। उसके अलावा अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी, उसके अलावा एकनाथ शिंदे और अजित पवार वाली एनसीपी, ये तीनों एक साथ लड़ रही थी। तमाम मुकाबला तमाम जो जगहों पर है वह बहुत टक्कर का होने वाला है, क्योंकि नांदेड़ की बात, नांदेड़ जाहिर सी बात एक सिख का काफी बड़ा स्थान माना जाता है और यहाँ पे भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं जो दर्शन करने के, खासतौर से माथा टेकने के लिए आते हैं इस गुरुद्वारा में। तो नांदेड़ सीट भी काफी एक कड़ी टक्कर बताई जा रही है। नांदेड़ से ही जो बड़े उम्मीदवार हैं, जिनका एक बड़ा नेता हैं अशोक चौहान, उनको पार्टी में शामिल करवाया गया बीजेपी के, और तो कहीं कहीं माना जा रहा है कि नांदेड़ का भी मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। ठीक है, कन्हैया भी हमारे साथ लगातार बने। कन्हैया, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है, कांकेर सुरक्षित सीट भी है, लेकिन सबकी निगाहें राजनांदगांव पर, जहां कभी एक गढ़ माना जाता रहा है रमन सिंह का, और दूसरी तरफ भूपेश बघेल संतोष पांडे के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या समीकरण वहां दिख रहे हैं इन तीनों सीटों पर? देखिए, आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है, और जिसमें पहले चरण में चुनाव बस्तर में हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के अगर चुनाव की बात करें तो 3 हाई प्रोफाइल सीटें यहां पर हैं, जिसमें महासमुंद, इसके अलावा कांकेर और राजनांदगांव, इन तीनों सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होगा। लेकिन अगर हम सबसे इंटरेस्ट वाली सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा वो आपको राजनांदगांव में मिलेगा, क्योंकि राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और इसके पहले अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात करें, जो बीजेपी सरकार में थे, 15 साल के वो मुख्यमंत्री रहे और राजनांदगांव से ही हैं, और राजनांदगांव लगातार उनको जिता करके विधानसभा में भेजता रहता है। एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। इसके अलावा अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव में संतोष पांडे के ऊपर संतोष पांडे को टिकट दिया था, और अब की बार भी संतोष पांडे को ही टिकट दिया है। लेकिन जो राजनांदगांव में भूपेश बघेल को टिकट दिया है कांग्रेस ने, और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक जबरदस्त तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार इस समय कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे सीटों की बात करें तो कांकेर की भी जो सीट है वो बहुत ही दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि वीरेश ठाकुर पिछली बार लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जो सिर्फ 5000 वोटों से हारे थे। अब की बार भोजराज नाग को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कांकेर की सीट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट ला सकती है, देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत अंदरूनी इलाकों से लेकर के जो शहरी इलाके हैं सभी जगहों पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम महासमुंद की बात करें तो महासमुंद की सीट में जो पिछले कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री थे तामध्वज साहू, उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। उनके सामने जो है रूप कुमार चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ की भी जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई है, क्योंकि तामध्वज साहू का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वहां पर है, और इस बात को लेकर के तरह तरह के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो घर घर जा करके प्रयास किए जा रहे हैं, हर चीज के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वहां पर दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, दोनों पार्टियों के जो नेशनल लेवल के नेता हैं, वो भी आकर के चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुटे हैं और अपने जो विकास के काम है, चाहे पिछले 5 साल के विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस लगातार इन चीजों को सामने रख रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है, उनकी जो उपलब्धियां उनको लेकर के जनता के बीच में जारी है। तो ये जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन खास करके राजनांदगांव में सबकी नजर बनी है, क्योंकि भूपेश बघेल, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से उनकी गिनती है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार बीजेपी के जो खिलाफ उन्होंने चुनाव
प्रचार किया है, पूरा हर एक तरीके की चीज़ें जो हैं वो लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसमें भी इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा गया। बाकायदे जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीट्स के नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरा करके जो केंद्र की उपलब्धियां हैं 10 साल की, उन सब चीज़ों को लेकर के, आदिवासी आदिम जाति विकास को लेकर के, और इन सब किस तरीके से क्या और विकास कार्यक्रम के माने जो पहलू हैं वो कैसे किए जाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के ये चुनाव देखा जा रहा है। और लेकिन 26 अप्रैल को राजनांदगांव की जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा। बिल्कुल अक्षय, कई बड़े चेहरे भी हैं, राहुल गांधी, अरुण गोविल, सुकांतो मजूमदार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कोटा से ओम बिरला का नाम भी है। बीकानेर बाड़मेर सीट की अगर बात की जाए उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, एक ट्रायंगुलर फाइट की बात कही जा रही है। कौन सी ऐसी बड़ी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें होंगी और पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहेंगी कि उनका गढ़ बचा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो 88 सीटें हैं उसमें से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की सीट है वायनाड, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। त्रिकोणीय संघर्ष में वो सीट फंसती हुई दिख रही है। हालांकि कांग्रेस मानती है कि वहाँ पर फाइट नहीं है, कांग्रेस आसानी से, राहुल गांधी आसानी से जीत सकते हैं। ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल की चुनौती है और जिस तरह से उन्होंने कुछ दिन पहले एक गंभीर आरोप लगाया था, कोटा की सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है और वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण इस बार दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले उनकी बेटी प्रचार करते हुए दिखी थी ओम बिरला की और उस पर काफ़ी विवाद हुआ था। जिस तरह से बाड़मेर का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से त्रिकोणीय संघर्ष में है और कहीं ना कहीं वो सीट देखा जाए तो कई चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ये माना जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस उनको किस तरह से चुनौती दे रहे हैं, ये दिलचस्प होता जा रहा है। मथुरा की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार होने जा रही है क्योंकि हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि अंदरूनी जो कलह है वो कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मथुरा में उनका विरोध हो रहा था। गाजियाबाद की सीट बीजेपी हमेशा से जीतती रही है, लेकिन इस बार ठाकुर वोटर काफ़ी खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि पहले राजनाथ सिंह 2009 में गठित हुई सीट, राजनाथ सिंह पहले सांसद बने, उसके बाद वीके सिंह लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अब उनको हटा करके यहाँ जो मंत्री थे उनको अतुल गर्ग को दे दिया गया है, वो उनकी सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरठ की सीट राजेंद्र अग्रवाल की हुआ करती थी, बीजेपी ने लगातार वहाँ जीत हासिल की है, लेकिन इस बार अरुण गोविल के सामने बड़ी चुनौती होगी कि इंडिया गठबंधन के सामने वो किस तरह से लड़ते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी को खास करके अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है और ये थोड़ी सी चिंता की सबब जरूर है। इस बार कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, बीजेपी ने कुछ दिन पहले मंथन भी किया, तमाम जो दिग्गज रहे, अमित शाह, जेपी नड्डा, महासचिव, सभी ने अपनी बातें रखी और उसके बाद किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए दूसरे चरण में, ये सभी की निगाहों में है। राहुल गांधी कांग्रेस किस तरह से फाइट कर रही है वो भी दिलचस्प है और ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है कि ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी को मजबूत चुनौती दी जा सके। केरल की बात करें तो 20 सीटों पर चुनाव है और वहाँ पर कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो लेफ्ट की है। हालांकि जो वायनाड की सीट है, सुरेंद्र वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी चुनौती काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस बार और देखना दिलचस्प होगा क्योंकि केरल में हाई प्रोफाइल सीटें कई हैं। खास करके त्रिवेंद्रम की बात करें तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर की चुनौती है और वहाँ से शशि थरूर लगातार जीते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कई ऐसी सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं और वो कोशिश कर रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी रही है उसको हटाया जा सके। खास करके गाजियाबाद की जो सीट रही है, मेरठ की सीट रही है, यहाँ पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। महेश शर्मा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में सांसद हैं, गौतम बुद्ध नगर की सीट काफ़ी प्रोफाइल मानी जा रही है, यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। बसपा वहाँ बहुत अच्छी फाइट में नजर आ रही है। कल मैंने दौरा भी किया था, ऐसा लगा कि बीजेपी और बसपा वहाँ पर चुनौती में है, गठबंधन तीसरे स्थान पर रह सकता है। सीमांचल में जो सीटें हैं बिहार की, वहाँ क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं? अक्षय ये भी बताइएगा, खास करके पूर्णिया जहां पर सबकी निगाहें पप्पू यादव के इंडिपेंडेंट लड़ने की वजह से भी हैं, एमआईएम कितना बड़ा फैक्टर इस बार वहां रहेगा? और देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और यही वजह रही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया था, आयुष आपने देखा होगा कि एनडीए को या इंडिया
एनडीए को जिता देना या इंडिया को जिताना, तीसरा उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कि वो पप्पू यादव के खिलाफ ही वो चुनाव होता जा रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि पप्पू यादव वहाँ से बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। सीमांचल की जो 5 सीटें हैं वहाँ पर चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्योंकि बिहार की ये 5 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं, देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से होती है। जमुई की सीट देखा जाए, इसके अलावा अगर हाजीपुर की सीट देखी जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी रहती है वो कितना फैक्टर काम करता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में कौन सी जो दल है वो कामयाब हो पाता है। इस दूसरे चरण के चुनाव में सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो सभी दलों के सामने यही होगी कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। जिसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उसकी संभावनाएं ज़्यादा होगी और उसी पर सभी की निगाहें रहने वाली। बिल्कुल अभिषेक, हमने कुछ ही देर पहले नितिन गडकरी की तबीयत को लेकर बात की थी और वहां टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर आपने खुद बताया। पहले फेज में कम वोटिंग के बाद महाराष्ट्र में सेकेंड फेज की वोटिंग को लेकर क्या है तैयारियां राजनीतिक दलों की, और वेदर कंडीशंस कितना असर इस पर डालेंगे, इंपैक्ट क्या होगा उसका? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये नितिन गडकरी की तबीयत बिल्कुल यवतमाल के चुनाव प्रचार के दौरान खराब हुई, लेकिन हालांकि उनकी हालत इससे बताई जा रही है, कोई चिंता वाली बात कम से कम नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर कई सालों से कहे कि उनकी सेहत में यह प्रॉब्लम एक आती है कि उनको जब धूप में होते हैं या फिर डिहाइड्रेशन होता है कहीं कहीं, या तमाम गर्मी की वजह से कहीं उनको चक्कर आ जाते हैं। आप देखे होंगे कि आज जो विजुअल सामने आया है, जाहिर सी बात है जब वो स्पीच कर रहे थे उस दौरान जो पंखे के पीछे जो कूलर लगा हुआ था उसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके पास हवा नहीं आ रही थी, और कहीं कहीं गर्मी इतनी तेज है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पारा है यवतमाल तमाम जगहों का वह पारा बहुत हाई पारा है और 41 डिग्री 42 डिग्री 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। तो उस दौरान धूप में चुनाव प्रचार करना जाहिर सी बात है तकलीफों का सामना करना पड़ता ही है। लेकिन जैसे ही लोग हटते हैं उसके बाद कहीं के जब उनका भाषण खत्म हो गया था, जब भाषण खत्म करने के बाद वो बैठने जा रहे थे उस दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो खतरे से बाहर हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है नितिन गडकरी के लिए। लेकिन हाँ, जहां विदर्भ की बात देखिए, जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जब विदर्भ और साथ ही मराठवाड़ा यानी 2 जगहों पर चुनाव हो रहा है 8 सीटों पर। जो 8 सीटें हैं यह कहीं कहीं बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि इन तमाम सीटों पर उनकी जीत हासिल होगी। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको फिर से मौका दिया गया। जैसे मैंने बताया वर्धा का, लेकिन वर्धा में एक मुश्किल है कि वर्धा में जो रामदास तड़त हैं उनकी बहू खुद अपने ससुर के खिलाफ चुनाव प्रचार में खड़ी हो चुकी है और खुद चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए लड़ रही हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, ऐसा उनका आरोप है। प्रतापराव चिखलकर की बात करें, नांदेड़ की बात करें, नांदेड़ में चूंकि अच्छा बता रहा था अशोक चौहान जो कांग्रेस में थे, एक दिग्गज नेता थे, उनको बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं कहीं वहां जो दिक्कत थी वह समाप्त हो चुकी है। अकोला की हम बात करें, अकोला एक बड़ा बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। जो 5 बार से संजय धोत्रे सांसद रहे, चूंकि उनकी सेहत खराब होने की वजह से अनूप धोत्रे उनके जो बेटे सबसे युवा उम्मीदवार महाराष्ट्र के बताया जा रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है और उन्हें भरोसा है कि वह जीत जाएंगे। हालांकि यहां से भी एनसीपी और कांग्रेस के जो यानी महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट्स हैं वह भी काफी मजबूत स्थिति अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। कारण इसलिए भी है कि अकोला से ही प्रकाश आंबेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता हैं और खुद यहाँ पर वह चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए साफ हो जाता है कि वह काफी वोट काटेंगे और वोट काटने की वजह से कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यही वह प्रकाश आंबेडकर हैं जिनको महाविकास आघाड़ी में शामिल करने के लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, चाहे संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो या तमाम कोशिशों के बावजूद कम से कम महाविकास आघाड़ी में आंबेडकर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उसका नुकसान यकीनन हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश, मध्य प्रदेश की बीजेपी आश्वस्त नजर आती है बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में, और उसका बड़ा रीजन हाल के विधानसभा चुनाव जहां बीजेपी ने लगभग 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। लेकिन सेकेंड फेज में कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर टक्कर ज्यादा दिख रही है? टीकमगढ़ में, इसके अलावा खजुराहो, 2 बड़े चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं टक्कर की सीटों पर। जिस तरह से कंफर्ट की आप बात कर रहे हैं आयुष, जी, जिस तरह के टक्कर की आप बात कर रहे हैं, पहले फेज में भी हमने देखा कि छिंदवाड़ा और मंडला में बीजेपी की स्थिति टाइट है, मुकाबला कड़ा है, कोई एक तरफा जीत वहां पे नहीं है। और सेकंड फेज जहां पे अब 26 को वोटिंग होगी, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, सतना जो मौजूदा सांसद है गणेश सिंह जो कि विधानसभा का चुनाव आ रहे थे, उनको कैंडिडेट बनाया गया, तो वो एक टफ फाइट में है। साथ ही साथ रीवा की सीट जो है जनार्दन मिश्रा बनाम
नीलम मिश्रा का जो मुकाबला है वो भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो 2 सीटें बीजेपी के लिए बहुत चिंता का सबब है। बाकी 4 सीटें पर हम कह सकते हैं बीजेपी कंफर्टेबल दिख रही है, लेकिन चुनाव सामने और जिस तरह से पहले फेज में वोटिंग कम हुई है उसका असर कितना होगा, सेकंड फेज में वोटिंग बढ़े, इसको लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं और खासतौर से चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश कर रही हैं। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 10% एक्स्ट्रा वोट पड़ा था विधानसभा चुनाव की तुलना में, वो 10% एक्स्ट्रा वोट इस बार नहीं दिख रहा है, तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा और जो अगला चरण है उसमें कितना वोट पड़ेगा, इस पर बहुत कुछ सबकी नजर है। जी आयुष, वहां तापमान कैसा है अखिलेश? क्या तापमान का असर भी है? एक तो सियासी तापमान में थोड़ी सी कमी इस बार के पूरे ओवरऑल इलेक्शन में देखी ही जा रही है, लेकिन वेदर कंडीशन ज्यादा कई जगह एडुकेट नहीं है, या ये कहा जाए कि प्रत्याशियों के लिए भी और वोटर्स के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। 3 दिक्कतें हैं। एक तो तापमान बड़ी दिक्कत है ही, बहुत जमकर गर्मी पड़ रही है मध्य प्रदेश में। दूसरा, शादियां जो हैं सबसे ज्यादा इसी तारीखों में देखने को मिली, जो 19 तारीख की बात हो या अभी 26 की बात हो, यहाँ पे ज्यादातर शादियां हैं। और फसल कटाई, गेहूं की कटाई का मौसम भी है, तो किसान अपनी कटाई में व्यस्त है। तो कई एंगल हैं जिनके वजह से वोट कम पड़ा है और गर्मी एक बड़ा कारण है। हालांकि गर्मी को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तरह की तैयारियां की हैं, शेड्स लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अगर शादियां कहीं है तो वहां दिक्कत जरूर होगी। तो शादियों का जो सीजन और 26 तारीख की जो भंवर या 25 की जो भंवर है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी, इस पर सबकी नजर है। जी बिल्कुल कन्हैया, अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो बस्तर में पहले फेज में वोटिंग हुई, पूरा नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। इस बार की इन तीनों सीटों में क्या कोई नक्सल वाला फैक्टर है? क्योंकि चुनावी रैलियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि इस बार अगर सरकार बनी तो नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार होगा। देखिए, आपको बता दें कि कांकेर एक ऐसी सीट है जहां पर नक्सल प्रभावित सीट है। इससे पहले भी अभी जो कुछ दिन पहले जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे, वो कांकेर लोकसभा में ही आता है। तो कांकेर जो है नक्सल प्रभावित सीट है, उसमें कई ऐसे केंद्र हैं, मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील गाँव में है। उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है जहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक वोटिंग होगी। और बाकी जो अन्य जगह है, चाहे राजनांदगांव की बात करें, चाहे महासमुंद की बात करें, तो वहाँ पर 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो ये जो समीकरण है नक्सलवाद को करके यहाँ पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें, वो लगातार पब्लिक में ये बातें बोल रहे हैं और लगातार मंचों से भी ये बातें बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2 साल के अंदर नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल राज्य है और आदिवासी ही इस मामले में अगर हम देखें जो सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, चाहे हम विधानसभा की बात करें, चाहे हम लोकसभा की सीटों की बात करें, तो लोकसभा की सीटों में भी आदिवासियों का एक बहुत परचम है। यहाँ पर आदिवासी सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं, उनके वोट की बहुत वैल्यू है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उन आदिवासी बाहुल जो इलाके हैं उसमें जम करके प्रचार कर रहे हैं और उनके हितों की बात, उनके लिए जो अपनी सरकार या अपने जीतने के बाद क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर के बातें कर रहे हैं। लेकिन इन 3 सीटों में जो दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसमें राजनांदगांव की सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहां पर भूपेश बघेल खुद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार वो भारतीय जनता के पार्टी बिल्कुल, और रमन सिंह की बेटी भी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, इस वजह से रमन सिंह का व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी इसमें और ज्यादा होगा।